गुड इवनिंग। क्लास 12 फिज़िक्स की नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम मैग्नेटिज़म है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ी यूनिट है। अभी चलेगी आपकी, जुलाई लेगी पूरा। अच्छी यूनिट है, न्यूमेरिकल इसमें तरह तरह के आते हैं। ठीक है, जब हमने अपने इस चैप्टर की या इस कोर्स की शुरुआत करी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम बेसिकली सब चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, हाँ वो अलग बात है, बहुत सी बुक में आपका मैग्नेटिज़म से ही शुरू होता है, पर वो गलत बात है। हमने बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म से शुरुआत करी थी अपनी वीडियो। ठीक है, अभी यूनिट 3 भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर आएगी। यूनिट 1, 2 तो आ ही गई, यूनिट 4, यूनिट 5 ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में 3 केस थे। केस 1 क्या था? केस फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल में आपने क्या देखा था कि जब भी चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो अपने चारों तरफ वो एक फील्ड बनाता है, नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर इसके बाद आपने यूनिट 2 देखी थी जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में आप यही मैग्नेटिज़म यहाँ इंक्लूड कर दो। ये दोनों यूनिट का जन्म कब हुआ कि जब आपका चार्ज मूव करने लग गया, और वो भी कैसे? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगे, है ना। आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगे, तो क्या करते हैं वो अपने चारों तरफ दोबारा एक फील्ड बनाते हैं, पर वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। जा रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह की आप पे फील्ड होती है। ठीक है, चार्ज जब मूव करेगा यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से बन रही थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्लियर? और इसके बाद आपका तीसरा केस हो जाता है जब चार्ज क्या करने लग जाए, एक्सेलरेट करने लग जाए, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। तो जो हमारा इस चैप्टर का बेस है वो सिर्फ इतना है कि चार्ज जब क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, वो भी यूनिफॉर्मली, तो हम बोलेंगे वो मैग्नेटिज़म को या मैग्नेटिक फील्ड को क्या देता है, जन्म देता है। तो आपको ये पता चला कि चार्ज मूविंग यूनिफॉर्मली produces मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही फील्ड को जन्म देता है। कौन? ऐसा चार्ज जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, फॉर द होल ऑफ द जर्नी। जब तक वो घूमेगा, जब तक उसकी लाइफ साइकिल होगी, तो तब तक वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ये आपको पता था। इससे हमारे 2 फील्ड जन्म लेती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टाइम में वो रेस्ट में भी होगा, और मोशन करने की वजह से, उसका यूनिफॉर्म मोशन आ गया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर? अब ये मैग्नेटिज़म इतना बड़ा है ना कि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है। क्या है? क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिज़म बन जाता है। ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिज़म कैसे बना पाओ। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से होगी, प्री रिक्वेस्ट आप पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और उसके हेल्प से आप क्या बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। आगे जाके आप जब इलेक्ट्रोडायनामिज़म देखोगे, आगे इलेक्ट्रोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बन जाता है। आपने बहुत से ऐसे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, लेविटेशन होता है, बहुत सी जैसे ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स है, मैग्लेव ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तो वो सब क्या करती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करती हैं, मोशन में कन्वर्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें आपने आगे जाके पढ़नी है। पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। सारे मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन में ही आ जाती है बाद में, जिसको आप पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर अभी तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज़म की। मैग्नेटिज़म 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ आपके क्लास 12 में। एक है मैग्नेटिज़म जिसका सिंबल बी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज़म ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो यह है आप पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही करंट की वजह से बने या चार्ज के फ्लो की वजह से बने। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इसकी वजह से बना। एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। हाँ, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो अर्थ के जोग्राफिकल फिनोमिनाज हैं। लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है,
है ना, इंक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन है, डिप एंगल है, ये सारी चीज़ें है ना। इक्वेटर में अलग वैल्यू होती है ना, पोल्स में अलग वैल्यू होती है, तो वहाँ पे भी आपका नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, है ना, कि अर्थ के लेयर्स के बीच, क्रस्ट मेंटल कोर के बीच फ्रिक्शन होता है, कि सेंटर ऑफ द कोर में आपका मोल्टन लावा है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। जनरली जो अर्थ होती है, अर्थ के चारों तरफ बहुत मोटी लेयर है आइंस की, और वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का नेचुरल बनाती है। ऐसी भी एक हम पे थ्योरी है, काफ़ी ऐसी थ्योरीज हैं। तो आपको पता चला मैग्नेटिज्म यहाँ बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक में हमें वैसा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट या चार्ज के फ्लो या मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और दूसरा आपका नेचुरल मैग्नेटिज्म जो अर्थ की वजह से है या आपका बार मैग्नेट की वजह से है। बार मैग्नेट आपको पता ही होगा, या एक और चीज़ होती है हॉर्सशू मैग्नेट। इन सब की वजह से जो मैग्नेटिज्म है, नेचुरल मैग्नेटिज्म, जैसे एक और होता है लोडस्टोन, उसकी वजह से भी मैग्नेटिज्म आता है। Fe3O4 चाइनीज़ ने सबसे पहले डिस्कवर करा था वो। तो ऐसे हमें मैग्नेटिज्म पढ़ने हैं दो तरीके के। तो पहले आप ये लिख लो कि पता ही चल गया आपको कि मैग्नेटिज्म है क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। या तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है जो किसी सिंगल चार्ज की वजह से हो या किसी डायपोल की वजह से हो। मैग्नेटिक डायपोल भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मोनोपोल तो नहीं होते। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो दोनों तरीके से करता है, तो या तो डायपोल की वजह से या सिंगल चार्ज की वजह से या किसी कंडक्टर की वजह से आपको पढ़ना है, या नेचुरली अकरिंग हो जैसे लोडस्टोन हो गया, ठीक है, या अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म हो गया। तो ये सारा आप इसी के अंदर पढ़ोगे जिसकी यूनिट का नाम है मैग्नेटिज्म। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं। देखिए इसमें पहला क्राइटेरिया जो हमारा है तो वो तो यही है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाई थी वैसे ही इसकी भी बनाएंगे। क्या थी? देखिए मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता कैसे चलता है, जो चार्ज इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको कभी भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो किसको पता चलेगा? जो इनकमिंग चार्ज होगा, है ना, जो इनकमिंग चार्ज होगा उसको पता चलेगा, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। आज वो टेस्ट चार्ज मूव करने लग जाएगा। क्लियर? तो जब मान लो ये हम पे एक सोर्स चार्ज है और ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो अपने चारों तरफ ये एक फील्ड बनाएगा। अपने चारों तरफ ये एक क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इसने क्या बना दी अपने चारों तरफ, जहाँ तक हो सकती थी विद इन सर्टेन फिजिकल लिमिट्स, तो वहाँ तक इसने क्या बना दी? मैग्नेटिक फील्ड बना दी। पर इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोर्स चार्ज को पता नहीं चलेगा। खुद ही बनाई, खुद के पैरे में कुल्हाड़ी मार दी, तो ऐसा थोड़ी चलता है। किसको पता चलेगा? फिर एक टेस्ट चार्ज आएगा, वो भी किसी वेलोसिटी से आएगा, और उस पर इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। वहाँ पे ये फोर्स होता था इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे ये फोर्स बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। जनरली हम ये वाली वेलोसिटी दिखाते नहीं, हम बस ये बोलते हैं कि ये वाला जो सोर्स चार्ज है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ये सोर्स चार्ज कॉन्स्टेंटली मूव करेगा किसी भी एक्सिस में। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कर रहा है, तो अपने चारों तरफ ये फील्ड बना रहा होगा जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। पर इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसे कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, इसे कभी भी पता नहीं चलेगा। पता किसे चलेगा? किसी टेस्ट चार्ज को पता चलेगा जो यहाँ पे v वेलोसिटी से मान लो एंटर कर रहा है, ठीक है, सच दैट इनके बीच में थीटा एंगल बन गया, मान लिया, ठीक है, और इसका चार्ज Q0 है। Q भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हैं, चार्ज Q0, एक सोर्स चार्ज QS, एक v वेलोसिटी, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है, और एक फोर्स है Fb। तो आपको इतना पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड जनरली है क्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग, इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज। कोई सोर्स चार्ज है जैसे कि ये रहा, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो सराउंडिंग स्पेस है, ठीक है, और ये सोर्स चार्ज खुद कैसे मूव कर रहे हैं? मूविंग कॉन्स्टेंटली, मूविंग यूनिफॉर्मली, लिख लो मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है
कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन है या स्पेस है। ये सोर्स चार्ज खुद कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, सच दैट एनी इनकमिंग, कोई आने वाला, जाने वाला भी होता है, ऐसे कोई बात नहीं, कोई इनकमिंग टेस्ट चार्ज है, कोई इनकमिंग टेस्ट चार्ज है, जैसे ये Q0 हुआ, जो कि मूव कर रहा है किससे, वेलोसिटी v से। अब देखो इस वेलोसिटी v का जिक्र हो गया, इसका मतलब ये खुद भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड होगी, तभी फोर्स भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो मूविंग विद वेलोसिटी v एक्सपीरियंस आ मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, FB बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये थी कि एक सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ का एक स्पेस होगा, सोर्स चार्ज खुद कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है या यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये होगी क्या कि पता कैसे चलेगी, जब कोई टेस्ट चार्ज v वेलोसिटी से आए, v नाम बोल दिया मतलब कांस्टेंट है वो भी, तो v वेलोसिटी से आए तो इस सोर्स चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लगे, फोर्स लगे, उस पर क्या लगे, फोर्स लगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर, यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके डायरेक्शन कौन गवर्न करता है, इसके डायरेक्शन बेसिकली सबसे मेन करंट गवर्न करता है। यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हो तो करंट गवर्न करेगा। करंट की दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे आप रूल भी पढ़ोगे, ऐसी कोई बात नहीं। जनरली ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो वो है डायरेक्शन, वो करंट गवर्न करेगा। आगे आप जब नेचुरल मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसमें पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे नहीं होते पोल्स, यहाँ पे नेचुरल पोल्स कोई नहीं होते। किसी ऑब्जर्वेशन के लिए आपने करी तो आपने जिसको नॉर्थ माना, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो साउथ हो सकता है, ऐसी बात है। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता चला। अगर हम एक काम करें, इस फोर्स की निकालना चाहें वैल्यू, तो देखिए वो कितनी आएगी। तो फंडामेंटली वो ये आती है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा आपके लिए फैमिलियर बनाऊं तो हम क्या करते हैं, आप सोर्स चार्ज को हटा के एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसका हमें बचपन से अंदाज़ा होता है, जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ले लिया, ऐसे। क्लियर, बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ले लिया। क्लियर है, और इस नॉर्थ और साउथ की वजह से, हालांकि मैं अभी ये नहीं बताऊंगा आपको कि डायरेक्शन क्या होती है, आपको भी पता है नॉर्थ से साउथ होती है, एंड साउथ से नॉर्थ भी होती है, दोनों होती है। तो अभी के लिए तो बस इतना मान लो कि इसने बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, यहाँ पे बार मैग्नेट होगा, उसके नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया मैंने। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना कि जैसे कोई बार मैग्नेट है ए बी, तो इसका नॉर्थ ए पॉइंट से थोड़ा सा अंदर होगा और साउथ बी पॉइंट से थोड़ा सा अंदर होगा। ऐसा नहीं कि टिप में होगा, थोड़ा अंदर रहता है, ऐसा मान के चलते हैं, और ऑब्जर्वेशन ने भी इसे सपोर्ट करा। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उसमें दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। नेचुरली इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मान ली बी। ठीक है, अब कोई एक चार्ज आया जो यहाँ पे अंदर एंटर करा वी वेलोसिटी से। कोई चार्ज आया, मन चला था, और अंदर उसने वी वेलोसिटी से एंटर करा, और सच दैट कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। तो याद करो, जब कोई चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करे, जैसे कि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, अगर वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, तो ऑब्वियसली उस पर सर्टेनली फोर्स लगेगा। फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे लगेगा। क्लियर है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको भी पता है, एफ बी होती है। डायरेक्शन देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी ये देखो कि उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ बी होगा चार्ज इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है किस पे, इस पे, बार मैग्नेट पे क्यों लगेगा, जो आ रहा है उस पे लगेगा। बार मैग्नेट तो पहले से एग्जिस्ट करता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड पे पहले से एग्जिस्ट करती है। हाँ, पर फोर्स मोमेंटरी होता है। फोर्स कब लगेगा, जब वो एंटर करना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। उस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ से आप यूनिट भी निकालेंगे तो आपके आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी,
वी से बी को जाना है, वी से बी को क्रॉस करेंगे, याद रखना वी अगर नीचे है बी ऐसे है तो हमें वी से बी जाना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसे खोलेंगे तो एंगल आ जाएगा और क्रॉस में साइन आता है, क्रॉस तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, तो साइन आएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कुछ बातें कैसे, सबसे पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू देखिए आएगी क्या, साइन की तो कोई यूनिट नहीं होती, पर अगर लिखना है तो लिख लो एफ बी नोटेशन है, यानी b नोटेशन है, तो एफ बी अपन कितना क्यू वी साइन थीटा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई कितनी, एफ बी अपन क्यू वी साइन थीटा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, आप यहीं से इसकी यूनिट निकालिए, तो फोर्स की होती है भैया न्यूटन, ठीक है, चार्ज की होती है कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और साइन की नहीं होती, ये हाफ एंगल है इसकी नहीं होती, सॉलिड एंगल की होती है, ठीक है, इसकी नहीं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आई न्यूटन पर कूलम। अगर मैं लिखना चाहूँ तो न्यूटन पर कूलम, मीटर नीचे ही रहेगा पर मीटर, और सेकंड ने जाना है ऊपर, ये ठीक है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड। और अगर मैं आपसे इसके डायमेंशन पूछ लूँ बी के, तो आपको ज़रा भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यहीं से निकलेंगे। न्यूटन के देखो आप, न्यूटन फोर्स है, फोर्स के होते हैं ml T-2, नीचे गए कूलम चार्ज है, फंडामेंटल नहीं होता, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो यहाँ पे I इंटू टी लिख देंगे, करंट इंटू टाइम। और मीटर पर सेकंड तो LT-1, क्लियर, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है और उसका LT-1 होता है। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो देखिए L से L कट गया, इतना क्लियर है, ml T-2 हुआ, कूलम IT, और L से L कट गया तो मीटर ऊपर है, ठीक है, T-2 है, देखो पहले ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, T से T-1 कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर है, T की पावर -2 बचा, और करंट का एम्पियर आता है तो A लिख सकते हो, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन का हो गया फोर्स ml T-2, कूलम का हो गया IT, मीटर पर सेकंड LT-1, T-1 से T कैंसिल, L से L कैंसिल, MT-2 ऊपर है, और I की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर जाके A इनवर्स आ गई। पर दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट बोली है, ठीक है, अनसंग हीरो कौन है, टेस्ला, ठीक है। तो ये तो हमारी डिराइव यूनिट हुई। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में SI यूनिट होती है टेस्ला, कैपिटल T। और वही पुरानी बातें, माइक्रो टेस्ला, मिली टेस्ला, आपको पता ही है, मिली मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो मतलब 10 की पावर -4। इट इज़ लाइक ट्रिब्यूट टू निकोला टेस्ला। जितने भी आप आज की डेट में इंडक्शन मोटर, ये सब चीज़ों के जो डिज़ाइन देखते हो, प्रोटोटाइप देखते हो, वो वही चल रहे हैं जो टेस्ला ने दे दिए थे। टेस्ला के जो प्रोटोटाइप थे आज भी एक भी चेंज नहीं आया। जैसे टेस्ला ने स्प्लिट रिंग बोली मोटर में, तो आज भी वही है। कम्यूटेटर बोला जनरेटर में, तो आज भी वही है, वैसे ही डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है। तो SI यूनिट इसके टेस्ला है, और टेस्ला मतलब इसके बराबर हुआ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड। और CGS यूनिट इसके गॉस होती है। गॉस भी आपने पढ़ी है, गॉस थ्योरम उन्हीं के नाम पे है। यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी इन्होंने भी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जोड़ा था। गॉस थ्योरम आप यहाँ पे भी पढ़ोगे मैग्नेटो स्टैटिक्स में। तो गॉस इसकी CGS यूनिट हो जाती है। अब सिंपल सी बात, इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। जैसे 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, ऐसे इनके बीच में भी रिलेशन होगा। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ज होता है, तो ऐसे इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं। 1 टेस्ला आपका 10⁻⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला आपका 10⁻⁴ गॉस हो गया। या आपका 1 गॉस जो है, 1 गॉस कितना है
ये 10 की पावर 4 नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, 1 गॉस आपका 10 की पावर -4 टेस्ला है, या 1 टेस्ला आपका 10 की पावर 4 गॉस है। क्लियर। चलिए कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। तो देखिए वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी एंगल पे या ओरिएंटेशन पे। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला देख लिया, वेक्टर में क्यू वी क्रॉस बी है और यहाँ पे है क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू है। अब एक सिंपल सी बात है, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा और एक चीज़ है फोर्स मिनिमम कब होगा। देखिए ये सारी चीज़ें एंगल पे डिपेंड करेगी। मैक्सिमम के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है 90 पे, साइन 90 आपका 1 होता है। और ऐसे अगर आपको मिनिमम देखना है तो साइन की मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ लिमिटेशन होती है, मिनिमम वैल्यू साइन की -1 होती है 270 में, पर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल हम देखते नहीं हैं तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 मानेंगे और थीटा की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 0 ले लेंगे। ये कंडीशन अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो होगा क्या, यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा। ठीक है, ये आपकी बी हो गई, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा परपेंडिकुलर एंटर करे तो आपका फोर्स आएगा मैक्सिमम, और नॉर्थ साउथ अगर आपका चार्ज पैरेलल ही एंटर करे ऐसे तो आपका मिनिमम आएगा फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम और पैरेलल में मिनिमम। वैल्यू लिख लेंगे फोर्स की, फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, साइन थीटा कितना है 1, तो फोर्स मैक्सिमम आ गया क्यू वी बी। क्योंकि देखिए साइन एंगल पे डिपेंड करता है इसलिए हम SI यूनिट में साइन लेते नहीं हैं। ठीक है, नहीं तो कभी 0 आ जाएगा इसलिए दिक्कत है। और फोर्स मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मिनिमम में साइन थीटा 0 होता है, ये 0 हुआ, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी कितना आएगा 0 आएगा। तो फोर्स मिनिमम की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। क्लियर है, शाबाश। चलिए नई चीज़ देखिए, अगर हमें ऐसी फंडामेंटली देखना हो कि ये फोर्स कैसे लाई करेगा तो आप वो नोट डाल के लिखिए। मान लो जैसे आपका वाइट बोर्ड प्लेन है, ये एक 2D प्लेन है वाइट बोर्ड, और इस प्लेन को मैं ऐसे मिनिएचर फॉर्म में बना देता हूँ। ये आपका वाइट बोर्ड हो गया, और इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बार मैग्नेट भी इसी के अंदर है और चार्ज भी इसी प्लेन में है, यहाँ दोनों इसी प्लेन में। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स के क्रॉस से आएगी, वी से बी जाओ, वी से बी। ठीक है, तो अगर एक बार ऐसे चल गए वी से बी तो फोर्स की वैल्यू नीचे आएगी ऐसे, और अगर वी ऊपर हो गया बी नीचे हो गया, जैसे दूसरे केस में वी ऊपर हो गया बी नीचे हो गया, तो वी से बी ऐसे जाएंगे तो अब ऊपर को जाना है। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में तो उल्टा बना लो, कोई बात नहीं, वी इधर बी इधर, ऊपर जाना है तो ऊपर को जाएंगे तो फोर्स ऊपर आ जाएगा। कैसा भी आ जाए, आपको एक बात पता चली कि ये जो फोर्स है ये है परपेंडिकुलर, किसके, ये फोर्स परपेंडिकुलर है एक ऐसे प्लेन के जो वी और बी दोनों को कंटेन कर रहा है। अ प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी दोनों के ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। वी और बी को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर होगा। तो यहीं से हमें पता चलता है फिजिकल सिग्निफिकेंस कि फोर्स जो आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर में लिख लेते हैं, फोर्स क्या आएगा, वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आपको पता है चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो आपको पता चल जाएगा चार्ज आएगा। पर यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया कि फोर्स इज़ ऑब्टेन्ड, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जनरली आप इसे डायरेक्शन के लिए समझ लीजिए, ये जो हमने प्रूफ बनाया है ये डायरेक्शन के लिए है कि फोर्स की डायरेक्शन वी और बी के क्रॉस से आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो या तो ऊपर और या तो नीचे। क्लियर इतना, शाबाश। यहीं पे
फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग एक फिजिसिस्ट थे, और फ्लेमिंग ने अपना यहीं पे इनको समझने के लिए लेफ्ट हैंड रूल दिया। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, क्या पता वीडियो में उल्टा दिखे। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मेरा राइट ये रहा, या ये लेफ़्ट है, ये राइट है मेरा, है ना, ऐसे देखूँगा तो ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का कुछ ऐसा था, ऐसा कि आप ऐसा कि आप थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थंब, दिस इज़ थंब, दिस इज़ फोर फिंगर एंड दिस इज़ मिडल फिंगर, ये जो है इनको आप ऐसे प्लेस करें या ऐसे ओरिएंट करें कि तीनों परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के। जैसे ये देखो, ये दोनों के बीच में कितना है 90 है, ये देखो इन दोनों के बीच में भी कितना है 90 है, इसको भूल जाओ, इनको देखो इनके बीच में भी कितना है 90 डिग्री है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि इफ़ यू प्लेस, अगर आप प्लेस करते हैं थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, कौन से हैंड की, लेफ्ट हैंड की, इन सच अ वे, ऐसे कुछ तरीके से आप थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को प्लेस कर दें दैट, देखिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा ऐसे बना ले, प्लेन से बाहर दिखना चाहिए। ये चीज़ मेरी थंब है, और याद रखना ओरिएंटेशन तो ऐसे ही चलेगी, पहले थंब आएगा, बीच में मिडल फिंगर आ ही नहीं सकती, थंब के बाद फोर फिंगर एंड देन मिडल फिंगर, तो थंब है ऐसे रखा। ठीक है, एक प्लेन के बाहर आएगा, ये वाली चीज़ प्लेन के बाहर आ रही है, तो थंब होगी, ये आपका फोर फिंगर हो जाएगा, और ये आपकी मिडल फिंगर हो जाएगी। नहीं, छोटी से नहीं देखना, इंडेक्स फिंगर आपको बताइए कौन सी होती है, फोर फिंगर होती। तो अगर आप ऐसे अरेंज कर पाएँ जिसमें थंब और फोर फिंगर के बीच में भी 90 हो, फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी 90 हो, और थंब और मिडल फिंगर के बीच में भी क्या हो 90 हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वो चीज़ आप लिखना है। तो इन सच अ वे दैट ऑल थ्री, यहीं से लिख लेते हैं, इन सच अ वे दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देन आपका क्या होगा, देखो आपने एक फेडरल एजेंसी का नाम सुना होगा यूएस की, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ वो काम नहीं आएगी, यहाँ काम आएगी। F तो आपका फोर्स है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और I आपका या तो करंट हो जाएगा, और या तो करंट एक तरह का मोशन होता है, तो हम वेलोसिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बता दिया, क्योंकि आप याद रखना FBI मतलब थंब जो आपका इंडिकेट करेगा वो फोर्स को करेगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, फोर फिंगर, और मिडल फिंगर या तो आपका करंट को इंडिकेट करेगा या आपका वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। वेलोसिटी किसकी, चार्ज पार्टिकल दैट ट्राइज टू एंटर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपका इतना था, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या वेलोसिटी, और याद रखना मिडल फिंगर, फोर फिंगर, देन थंब, फोर फिंगर, देन मिडल फिंगर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है, शाबाश। इसके बाद आप लोग इसमें क्या बढ़िया चीज़ देख सकते हैं, तो होता क्या है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं, और मान लो आप कोई 5 दोस्त हो, ये जो रूम है इसमें मैंने आपको टास्क दिया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि पहले आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते थे लोकेट करके अगर कोई एपरेटस होता, क्योंकि वो रेस्ट में था। अब क्या है,
अब चार्ज मूव कर रहा है और आप उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे तो क्वांटम नेचर यहाँ लगेगा नहीं, पर मान के चलो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है पार्टिकल। तो मान लो आप अभी जब पार्टिकल यहाँ आए सामने है और आप पीछे से आए, आपने यहाँ ट्रेस करना चाहा, तब तक वो वहाँ भाग गया। फिर आप वहाँ ट्रेस करने गए, इधर भाग गया, यहाँ ट्रेस करने गए, उधर भाग गया, फिर उधर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर आगे, फिर सामने। तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसका फिजिसिस्ट ने या फिज़िक्स कम्युनिटी ने क्या तोड़ निकाला, उन्होंने बोला कि भूल जाओ सारी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी कंडक्टर के लिए या किसी करंट कैरिंग के लिए या किसी चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं टोटल, तो पूरी ना निकालिए, मैथ के प्रिंसिपल का यूज़ करिए, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। आप एक छोटे से पार्ट के लिए निकाल ले उसको, मतलब एक कंडक्टर होगा, उसके छोटे से पार्ट के लिए आप छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। और ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं आप पे, तो उनका आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। फिजिसिस्ट का इसके पीछे क्या रोल था या क्या उनका सोचना होगा? उनका सोचना ये होगा कि अगर उस पार्ट में, छोटे से पार्ट में, जैसे कंडक्टर होगा, उसका छोटे से पार्ट में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो अच्छी बात है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि सब में ही इतनी होगी। उसके जैसे मान लो लाखों करोड़ों स्मॉल एलिमेंट हो गए उस कंडक्टर के छोटे से पार्ट के जैसे। तो अगर उसमें dB है, मान लो B होती तो छोटा सा पार्ट dB हो गया। तो अगर उसमें dB है तो मान के चलेंगे सब में है, और अगर उसमें नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी, तो बाकियों में निकालनी नहीं है। ठीक है, उसमें निकाल दी और उसके जैसे सब में होगी, ऐसा मान के चलेंगे। या अगर उसमें नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया? नाम तो कुछ अलग है, पर इंग्लिश में आप उसे बायट-सैवर्ट लॉ बोल सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, बायट-सैवर्ट लॉ, ये जो वर्ड है इसमें कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं। तो नाम कुछ और है, पर हम बायट-सैवर्ट लॉ कह के नाम चला लेंगे। बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ। क्लियर है? ये पहला प्रिंसिपल है आपका जो काम आएगा आगे बहुत सारी डेरिवेशंस में। क्लियर? देखो फिर बायट-सैवर्ट लॉ क्या है? सिंपल सी बात है। देखिए बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहना चाहेगा आपको कि ये एक तरह का लॉ है। दिस लॉ deals with a small magnetic field. This law deals with a small magnetic field, जिसको हम dB बोल लेंगे, for a small current carrying conductor। एक छोटा से स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, या आप उसे एलिमेंट मान लो तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये लॉ आपके किस से डील करता है कि एक हम छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेंगे और उसके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि B पूरे कंडक्टर का आपका कैसा आ जाएगा? मान के चलेंगे कि अगर ये कंडक्टर होते, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए, और एक पार्ट का अगर dB है तो हम मान के चलेंगे इसका भी dB होगा, इसका भी dB, इसका भी dB, इसका भी dB, इसका dB, सारे पार्टों का कितना होगा? dB होगा। और अगर ऐसे पार्ट्स का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें होल ऑफ द बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे कंडक्टर का कैसा आएगा? dB से। dB क्या है? dB एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, किसके लिए? छोटे से करंट के एलिमेंट के लिए, उसी का पार्ट होगा छोटा सा। ठीक है, करंट एलिमेंट का नाम कैसे बोलते हैं? IDL बोल लेते हैं, इससे काम चल जाता है। ठीक है, I क्या है? वही करंट है जो पूरे कंडक्टर में फ़्लो कर रही होगी, और DL उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है जो इधर और इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, और मान लो इस पर I करंट फ़्लो कर रहा है ऐसे। अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये इन्फानाइट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना ट्रेडिशनल मेथड से क्या हो जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे? इसका एक छोटा सा पार्ट मान लेंगे यहाँ पे। इस पार्ट का नाम अभी आप कुछ भी बोल लें, XY बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये XY ही हमारा करंट एलिमेंट है। ठीक है, XY हमारा क्या है?
करंट एलिमेंट छोटा सा, ठीक है, करंट एलिमेंट इस पूरे कंडक्टर का छोटा सा वो पार्ट है। अब सिंपल सी बात, इसने क्या बोला, मान लो यहीं पे आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर की सरफेस की तो निकालोगे नहीं। कंडक्टर की सरफेस में क्यों निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चारों तरफ निकालते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का सराउंडिंग स्पेस होता है, सराउंडिंग रीजन होता है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी बड़ी सी, बहुत बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, और चारों तरफ के रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। तो क्यों ना हम करें एक चीज़ कि इसको सेंटर मान लें ओ, और यहाँ पे इस चारों तरह के रीजन में, जो ये चारों तरफ रीजन है, स्पेस है, इसमें ही हम कोई एक आइडल पॉइंट मान लें। ये वही आइडल पॉइंट है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हर जगह होगी, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी। ये वो आइडल पॉइंट है कि यहाँ पे होगी तो हर जगह होगी, यहाँ पे नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो एक पी पॉइंट मान लिया, और सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी आर वेक्टर मान ली। तो आर वेक्टर आपको पता चला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ओ से पी, ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो आर वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, किसका, करंट एलिमेंट के सेंटर का फ्रॉम ऑब्जर्वेबल पॉइंट, ठीक है। करंट एलिमेंट का सेंटर है, उसका ऑब्जर्वेबल पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है उसे आर मान लेंगे। करंट एलिमेंट में आपको पता ही है आई करंट फ्लो कर रही, क्लियर है, और करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल है, वहाँ पे मान के चल रहे थे डीएल। अब होगा क्या, उन्होंने बोला इसी पी पॉइंट पे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, नाम है डीबी। कैसे निकालोगे, या क्या क्या वो फैक्टर होंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेंगे। बाइट-सैवर्ट लॉ में ये जो एक्स वाई आपका छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो अगर इस पॉइंट के सेंटर ओ से आप चारों तरफ के किसी स्पेस, जैसे कि पी है पॉइंट, वहाँ पे आप अगर मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी निकालना चाहोगे डीबी, तो ये डीबी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इसका हमें पता करना है, ठीक है। और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, सारे एक्सपेरिमेंटली निकलें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो डीएल है और ये जो आर है, इनके बीच में एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख ही सकते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, ये लिख लेना, थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। तो देखिए फिर तो हुआ क्या, फिर हुआ ये कि बाइट-सैवर्ट ने कुछ फैक्टर्स बता दिए जिन पे डिपेंड करेगा। जैसे डीबी जो है वो क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जिसका नाम है आई डी एल, ठीक है। डी एल वैक्टर होगा, आई तो होता ही नहीं है वैक्टर, ये आप पिछली यूनिट में पढ़ चुके हो। तो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो देखो बाइट-सैवर्ट ने बताया कि डीबी जो है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका करंट एलिमेंट में ही, या करंट एलिमेंट के ही डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल के, ठीक है। फिर इसने बताया डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखिए एंगल को भी इंक्लूड करना है और हमें साइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है डीबी भी, मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल और डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद डीबी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर के, ये। तो डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें थी। अगर हम इसे कंबाइन करें तो हमें कुछ ऐसा मिलता था कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमें मिलता था, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमें ऑब्टेंड हो गया था बाइट-सैवर्ट लॉ से। ये ना वेक्टर फॉर्म है ना कुछ फॉर्म है, ये भी प्रिलिमिनरी फॉर्म है, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, आगे बनाएंगे। ऐसे ही हमने कूलम्स लॉ के साथ करा था, डायरेक्ट हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो ज़रा समझें कांस्टेंट क्या आने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या चीज़ है, मेरे पास सेम डायमेंशन के
दो मटेरियल हों, एक मान लो आयरन है और एक मान लो माइका है, और इनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आपको पता है आयरन ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, ठीक है, और माइका कम होगा। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो इसे गवर्न करता है, तो वो एप्सिलॉन नॉट है। तो ऐसे यहाँ पे उसका एप्सिलॉन नॉट का भाई आएगा आपका म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आपका नया भाई आया। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, या म्यू नॉट होता क्या है, परमियाबिलिटी होता है। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी का है वही काम मैग्नेटिक फील्ड में परमेबिलिटी का होगा, परमियाबिलिटी, ठीक है, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही आया परमियाबिलिटी, और नॉट लग गया तो फ्री स्पेस या वैक्यूम की होगी, तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपका म्यू नॉट होता है। वैल्यू क्या होती है इसकी, तो ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये होती है, ठीक है। यूनिट अभी निकालेंगे कितनी होगी, अभी तो म्यू नॉट देख लो आप, म्यू नॉट वही है जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में करती है वही म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक फील्ड में करेगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हटा तो वैल्यू देखिए क्या आई, बी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, डायरेक्ट हटेगा तभी तो कांस्टेंट आया, तो डी बी इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आया। अभी भी ये प्रीलिमिनरी है क्योंकि आपको बताऊंगा मैं एक चीज़ अभी। देखिए डी बी आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हैं, कितनी होगी 10⁻⁻⁷ होगी। यहीं से देखिए 4 पाई नीचे गया तो 10⁻⁻⁷ के बराबर हुआ। अब जरा इसकी यूनिट निकाल लो, किसकी, चाहे म्यू नॉट की निकालो चाहे 4 पाई की निकालो, किसी की भी निकालो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो देखिए म्यू नॉट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, या 4 पाई भी साथ में ले लें, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहीं से देखिए बी भी है, ठीक है, साथ में देखिए आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और आइडियल साइन थीटा आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतना, देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा डी बी के साथ और आइडियल साइन थीटा नीचे आएगा। यहीं से यूनिट बनाओ, ऐसा ही नहीं पूछ रहा हूँ, यूनिट बोल रहा हूँ। तो डी बी की कितनी होगी टेस्ला, ठीक है। देखो ये भी डिस्टेंस है और आर बी क्या होता है डिस्टेंस, डी एल भी तो लेंथ है और आर बी एक तरह की लेंथ ही तो है, पोजीशन वेक्टर, तो डी एल से आर कट गया तो टेस्ला, देन आपका मीटर आया और अपॉन में देखिए आई है, आई होता है एम्पियर, तो आपको पता चल गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, कितनी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे भी लिख लीजिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर और यहाँ पे भी लिख लीजिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर, शाबाश। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको चल गया पता। अब जरा हम एक चीज़ देखेंगे कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी और नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो थीटा एंगल था, याद था, ये कंडक्टर था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर था, थीटा एंगल जो था डीएल और आर के बीच का था। डीएल तो है, आर तो है ही नहीं, ऊपर आर नहीं है, तो ऊपर आर लाना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। डीएल है, आर तो है ही नहीं, कैसे चलेगा काम, आई बात समझ में। थीटा एंगल जो था डीएल और आर के बीच का था, डीएल तो है ऊपर, आर तो है ही नहीं, तभी तो आप क्रॉस बना पाओगे, तो आर लाना पड़ेगा। तो आर देखिए कैसे लाएंगे, उसी को हम इंक्लूड करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म में हम उसे इंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए होगा कैसे, डी बी लिखा आपने, म्यू नॉट लिखा, 4 पाई लिखा, आई ऐसे रहने दिया, डी एल लिखा, साइन थीटा लिखा और आपने ऊपर आर वेक्टर अपने मन से ला दिया। तो देखिए ऊपर अगर आर लाया तो आप समझ ही पा रहे होंगे, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करा, पर नीचे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन या ओरिएंटेशन तो आपको ऊपर वाले डी एल और ऊपर वाले आर देंगे, तो नीचे आप वेक्टर का
मॉड ले सकते हैं, वेक्टर का मॉड ले लो, क्योंकि नीचे से आपको डायरेक्शन थोड़ी मिलनी है, डायरेक्शन तो आपको ऊपर से ही मिलनी है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, नीचे से कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, नीचे हम मैग्नीट्यूड रख सकते हैं नीचे, तो डी बी की वैल्यू μ0/4 पाई ऐसी। देखो डी एल जो वेक्टर है और आर जो वेक्टर है उनके बीच का ही एंगल है थीटा, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे डी एल आर साइन थीटा, और अपॉन में क्या चलेगा, पोजीशन वेक्टर के मॉड का क्यूब। आपको पता है फिर साइन थीटा हटेगा, साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, तो डी बी की वैल्यू μ0/4 पाई आई, और यहीं से हमने बनाया डी एल क्रॉस आर, और अपॉन में क्या लिख दिया, आर का क्यूब। क्लियर है इतना? ऐसे भी चल सकता है, ठीक है, क्लियर ऐसा। या इसकी एक और फॉर्म चलती है, कैसे लाए पता चला ना, साइन थीटा हटा तो डी एल क्रॉस आर बन गया। या इसकी एक और फॉर्म लेती है कि आप आर वेक्टर ना लेके अगर यूनिट वेक्टर लें, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डी बी की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0/4 पाई आई। देखो इस वेक्टर का अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस होगी ना 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो वो होगा, तो इसलिए हमें नीचे भी लगाना पड़ा। मान लो ये आर का मॉड 5 आता, तो भाई आपको 5 ऊपर 5 ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर अगर मैं अब यूनिट वेक्टर ले लूँ आर का, आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ले लूँ, ये चीज़ हमारी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है कितना होता है, 1 होता है, तो उसमें नहीं लेना पड़ेगा। तो होगा क्या, आई डी एल क्रॉस कैप, देखना यहाँ पे कैसी है, एरो है, यहाँ पे कैप बनाएंगे आर कैप, तो आपने कैप बना दी तो आपको पता चल गया ये यूनिट वेक्टर है, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 1 को नीचे लगाने की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये समझ लेना, नीचे आपका क्या आएगा, पहले देखिए आपका क्या चल रहा था, यहाँ पे जब आर नहीं था तो नीचे आर का स्क्वायर था, आपका था आर का स्क्वायर, ठीक है, तो आप ऐसे लिखते थे आर मॉड का स्क्वायर। अब आपने क्या करा, अब आपने जैसे आर यूनिट की मल्टीप्लाई करी, किसकी मल्टीप्लाई करी, आर यूनिट की। ये तो पता है ना नीचे आर स्क्वायर था पहले, आर क्यूब कब हुआ, जब ऊपर आर और नीचे आर मल्टीप्लाई करा, आर वेक्टर। आज हम आर कैप यूज़ कर रहे हैं जो कि आपका यूनिट वेक्टर है। तो ज़रा ध्यान से देखो अब क्या है, मैं आपसे ये बताते चलूँ कि जैसे यहाँ देखो आर था, पहले तो आर स्क्वायर था ना, और यहाँ कुछ नहीं था, फिर आपने क्या लगाया, आर लगाया, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ वेक्टर आर का स्क्वायर चल रहा था और साथ में एक और आर मल्टीप्लाई करा, ये दोनों मिलके क्या बने, क्यूब बने। आज भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आज आपने मल्टीप्लाई क्या करा, ऊपर यूनिट वेक्टर आर करा, तो आपको नीचे यूनिट वेक्टर आर का क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर है? जैसे यहाँ करा आर था तो उसका मॉड लगाया, ऐसे यहाँ पे है आर यूनिट वेक्टर, उसका मॉड लगा दिया। पर बच्चे आर यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो इसलिए नीचे वो दिखता नहीं है। तो डी बी की वैल्यू कितनी आएगी, μ0/4 पाई आई, और बोलना है नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी कि डी एल वेक्टर है क्रॉस आर कौन सा है, पोजीशन या यूनिट, यूनिट वेक्टर, और नीचे क्योंकि ये चीज़ आपकी 1 बन गई, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 बन गया, तो सिर्फ आप पे आएगा ये स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर बुक में नीचे स्क्वायर है तो ऊपर यूनिट वेक्टर होगा, और अगर बुक में नीचे क्यूब है तो ऊपर पोजीशन वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। बुक में या कहीं भी आप इफ़ यू केम अक्रॉस एनी सच थिंग्स, एनी सच फार्मूला, अगर नीचे आपका स्क्वायर है तो ऊपर आपका यूनिट वेक्टर होगा, और अगर नीचे आपका क्यूब है तो ऊपर पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात है? शाबाश। और ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म तो आपको पता ही है, नॉर्मल फॉर्म आप पढ़ ही रहे हो। नॉर्मल फॉर्म में आर की ज़रूरत कहाँ है, डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा μ0। वेक्टर फॉर्म में भाई जो वेक्टर है उसमें वेक्टर लगाओ, आई में नहीं होता, आई स्केलर होता है, तो μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। आई बात समझ में? शाबाश, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायट-सवर्ट लॉ की भी कुछ खामियां होती है कि जैसे यहाँ मान के चलते हैं कि जिस कंडक्टर के आप
छोटे से एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, उस कंडक्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। कि जैसे इस कंडक्टर में ए से बी या एक्स से वाई हम जा रहे थे, तो अगर यहाँ आई करंट थी तो ऊपर भी आई और बीच में भी हर किसी पॉइंट में कितनी होनी चाहिए, आई होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म चार्ज या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होना चाहिए, या तो यूनिफॉर्म चार्ज का या तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन देखिए बायट-सैवर्ट लॉ के। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, BSL लिखेंगे भाई, है ना। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखना। आपको ये पता चला कि बायट-सैवर्ट लॉ ने बोला छोटे से करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dB, और dB की वैल्यू होगी μ0/4 I, जो ये आपको लिखना है IDL sin थीटा बाई r²। नॉर्मल फॉर्म या स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, तो dB की वैल्यू आई μ0/4 IDL sin थीटा बाई r²। क्लियर, शाबाश। अगर आपको क्यूब लिखना है तो DL क्रॉस R लिखो, या तो पोजीशन, तो आपका नीचे r³ आएगा, नहीं तो वैसा। तो dB की वैल्यू आपको ये भी पता चली कि वो है μ0/4 IDL क्रॉस, ध्यान से देखना पोजीशन वेक्टर नहीं है, या पोजीशन वेक्टर है सर, पोजीशन है, तो नीचे क्या आएगा, r³ आएगा, और अगर यूनिट होता तो r² आ जाता। अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन देखो, तो फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होल कंडक्टर। पूरे कंडक्टर की ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल देगा, पूरे कंडक्टर की ये मैग्नेटिक फील्ड निकलवा देगा। कैसे, कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है। बी पूरा कैसे मिलेगा, बी पूरा कैसे मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 I DL क्रॉस पोजीशन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पोजीशन वेक्टर का क्यूब। ठीक है, तो पूरी आपको ऐसे मिल जाएगी। ये कुछ अलग थोड़ी है, ये मैंने क्या करा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। किसका, dB का। यही तो बताया था आपको, छोटा सा पार्ट निकाला, उसका इंटीग्रेशन कर दो तो पूरे कंडक्टर का आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया ये, और ये जो dB था ये कुछ और नहीं ये था, तो यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है। अब बायट-सैवर्ट लॉ के कुछ और एप्लीकेशन भी हैं। सेकेंडरी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि आप करंट से करंट डेंसिटी पढ़ के आए हो, तो बायट-सैवर्ट लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी निकल सकती है। तो देखो दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड BB छोटी सी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो आपका J वेक्टर होता है, उसके टर्म में हम ये निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है। आपने ये पढ़ा कि dV की वैल्यू होती है μ0/4 I DL क्रॉस R पोजीशन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R का होल क्यूब। ये आपने पढ़ा है। अब देखिए करंट डेंसिटी कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है कि हम क्या कर देंगे, हमें IDL दिख रहा है, IDL दिख रहा है आपको, I और DL। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया होती है, तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ना ये स्केलर प्रोडक्ट है, ना ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ना डॉट है, ना कुछ है, नॉर्मल है। अब देखिए होगा क्या, करंट जो है अपॉन में क्या है, एरिया है, करंट अपॉन एरिया तो J बन गया, और J भी क्या होता है, वेक्टर होता है। और यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है, एरिया इंटू DL। देखो एरिया में भी चेंज आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ज़िंदगी भर एक ही डायमेंशन के कंडक्टर से डील करना है। कभी मोटा कंडक्टर होगा उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, और कभी थिन्स की भी निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करोगे, D आपका चेंज होता है, D एक हिसाब से आपका डिफरेंशियल चेंज होता है। तो आप क्या करोगे, इस D को ऐसे रखोगे और एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज लेंथ में तो आ ही रहा है, या डिफरेंशियल आपकी लेंथ है तो आपकी डिफरेंशियल एरिया भी बन सकता है। तो हमने D बाहर ले लिया, A को भी अंदर ले आए। एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम होता है, खुद देखो एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो मीटर क्यूब आएगा, मतलब वॉल्यूम हो गया। तो आपका आया D और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, तो J dV।
यहाँ पुट करके देखो आइडियल की जगह जे डी वी। अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। तो जे तो आपका वेक्टर है और लेंथ और एरिया स्केलर होते हैं। हाँ, डी एल भी आपका क्या था, डी एल भी आपका क्या था, स्केलर था या वेक्टर था, डी एल वेक्टर था ना, ये ऐसे इस पर वेक्टर लगा दो, फिर दिक्कत होगी, है ना। ए डी एल हो गया, जे डी वी हो गया, आई बाई ए। तो जी भी तो वेक्टर है, हाँ तो जे डी वी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई डिटर्मिनेंट आर का क्यूब। अब बस ये देख लेते हैं कि यहाँ पे वेक्टर कौन है, स्केलर कौन होगा। आई बाई ए जे आया, जे आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। और आई डी एल की जगह हम जे डी वी डाल के देख लेते हैं, और डी वी को हम स्केलर के जैसे ही ट्रीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जे आ गया ना, जे वेक्टर है, तो डी एल को हम, डी वी को हम स्केलर के जैसे ट्रीट कर लेते हैं, मतलब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आई डी एल आपका बन गया आई डी एल जे डी वी, और जिसमें डी वी हमारा बाहर रहेगा ऐसे, जे अंदर आएगा और उसका क्रॉस होगा किसके साथ, आर के साथ। क्लियर है, याद रखना जे और आर का क्रॉस है यहाँ, किसका क्रॉस है, जे और आर का। जे वेक्टर दिखता है असली में, डी वी में शंका है, डाउट है, वेक्टर भी हो सकता है स्केलर भी हो सकता है, पर जे हमेशा वेक्टर होता है। चेंज इन वॉल्यूम क्या लेते हैं हम, वो अलग बात है कि ये करंट एलिमेंट कैसा है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, प्रोग्रेसिव होगा ये, पर वॉल्यूम तो आपका चेंज कैसा आया, स्केलर ही आएगा। तो यहाँ पे ये हटा दो, डी तो क्योंकि बाहर आ गया ना, डी जो था आपका बाहर आ गया, डिफरेंशियल की वजह से ही तो ये लेंथ क्या बनी, वेक्टर बनी, डी तो बाहर आ गया, अब डी वी रहा, डी वी स्केलर भी हो सकता है इसलिए बाहर निकाल दिया, है ना। और बहुत से लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, डी वी पीछे भी लिख देते हैं। तो डी वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी आपकी कितनी है, म्यू नॉट अपन 4 पाई जे क्रॉस आर डी वी बाई आर क्यू, ठीक है। चलो एक और देखो, डी वी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, चार्ज क्यू एंड वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की v, उसी पार्टिकल का चार्ज और उसी की वेलोसिटी। इसको बना के देखते हैं, देखिए ध्यान से देखना, वही लेते हैं आइडियल, आई लिया, साथ में क्या लिया, डी एल लिया, आइडियल, और इसमें चेंज करते हैं, कैसे, देखो कि आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ डी एल लिख सकते हैं, पर डी क्यू लिखना सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है उस पर चार्ज तो क्यू है। अब वो अलग बात है, वो क्यू चार्ज का पार्टिकल 5 सेकंड के लिए भी घूम सकता है और 0.05 सेकंड के लिए भी घूम सकता है। तो अब ये भी हो सकता है कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो और कभी डी टी हो, पर चार्ज तो क्यू ही रहेगा। टाइम चेंज हो सकता है, कभी ज़्यादा है, कभी इंस्टेंटली है, और कभी टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है। टाइम तो चेंज हो सकता है, डी टी आ सकता है, डेल्टा टी आ सकता है, पर चार्ज क्यू ही है। उसी चार्ज पार्टिकल को तो मूव करना है, वो क्यू चार्ज से ही मूव करेगा, चाहे कम टाइम में चाहे ज़्यादा टाइम में। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी की जगह क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है, और क्यू इंटू आप पे बचा डी एल बाई डी टी। देखिए आप ध्यान से देखें तो डी एल आपका क्या है, लेंथ या डिस्टेंस, और डी टी आपका टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी हो जाता है, तो आप इसे क्यू वी वेक्टर भी लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी को। तो क्या करेंगे, क्यू बाहर आएगा और वी लिखेंगे। तो देखो डी वी की वैल्यू क्या आई, डी वी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह आया क्यू वी, ठीक है। तो क्यू तो स्केलर है, देखो आई डी एल की जगह आया क्यू वी, क्यू स्केलर है, उसे बाहर निकाला, वी क्रॉस आर लिखा, और अपॉन में क्या लिखा, मॉड्यूलस ऑफ आर का होल क्यूब। क्लियर है, ये चीज़ लिखी। अब ध्यान देना, जो आगे है सो आगे ही रहेगा, आइडियल की जगह क्यू वी आए तो वी आगे ही रहेगा और वो पीछे रहेगा, है ना। तो क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर का होल क्यूब हो गया। क्लियर, शाबाश।